हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम इंडियन इकोनॉमी में से एक ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सो गाइस जहाँ पे आप अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आपने एलपीजी रिफॉर्म्स के भी नोट्स बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो आप बनाएंगे उनके नोट्स एलपीजी रिफॉर्म्स के से रिलेटेड। तो वहाँ पे एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो वहाँ पे जहाँ आप ग्लोबलाइजेशन के नोट्स बनाएंगे गाइज वहाँ पे इन पॉइंट्स को क्लब करके रखिएगा। एक ही जगह पे आपके टॉपिक का सब कुछ मैटर हो जाएगा और ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे गाइज इन फ्यूचर। और गाइज अगर आपको लगता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आप हमारे साथ जो आप इन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपको आपके लिए डेली लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइस, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जाएगा। बेसिक से गाइस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनेगी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। और जब गाइस अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गाइस टॉपिक से रिलेटेड, हर एक कंटेंट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से, तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो हाईली रिकमेंडेड बैच ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइस हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और नाइट में 8 PM पे गाइस आप लोगों को उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ्स दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइस हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और वो भी बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर देंगे। हमारी गाइस एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी आंसर कॉपीज़ को इवेल्युएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग इज़ गाइस कि जो इवैल्यूएशन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा। दैट मीन्स कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये बैच सूटेबल है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, how globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy. Is increased informalization detrimental to the development of the country? वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में कमी कैसे की है? क्या बढ़ी हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? ये क्वेश्चन गाइस GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से पूछा गया था और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें, मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं हम रोज़गार फॉर्मल सेक्टर में औपचारिक क्षेत्र में कम कर दिया है। औपचारिक क्षेत्र में फॉर्मल सेक्टर में कम करने का मतलब क्या है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक क्षेत्र है, उसमें बढ़ाया है। तो हमें ये बताना है कि ये किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा कैसे किया है, ग्लोबलाइजेशन में ऐसा किस तरीके से हुआ है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, इज़ इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि जो इनफॉर्मलाइजेशन मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्या वो हमारी कंट्री के, हमारे देश के विकास के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए
हानिकारक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, हार्मफुल है, हमें ये बताना है। तो हम गाइस इस क्वेश्चन के बारे में जब हम देखेंगे, हम थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएंगे और हम किस तरीके से उसने एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मल सेक्टर में रिड्यूस किया है, कम करा है फॉर्मल सेक्टर में रोज़गार को, उसके बारे में बताएंगे। और इसके क्या इम्पैक्ट्स है, मतलब कि जो इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ा है उससे हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है या क्या उससे फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्रू फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जो देश भर की, अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे देखें, विश्व स्तर पे, तो जो भी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, जितनी भी अर्थव्यवस्था देखने को मिलते हैं, जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, उनको एक तरीके से कंबाइन किया है, इंटीग्रेट किया है, ठीक है, एकीकरण किया है उनका। किस तरीके से कि पहले क्या होता था गाइज, एलपीजी रिफॉर्म्स, जैसे कि हमने इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में लेके आए थे। उससे पहले क्या होता था, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, बंद। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह ज़्यादा नहीं किया जाता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, लाइसेंसिंग थी, ठीक है। चाहे गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें या कैपिटल की बात करें या पर ह्यूमंस की बात करें, कि ज़्यादा ऐसा नहीं था। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए लोग बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं या दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में भी आते हैं, बट ये पहले नहीं था। ये किससे पॉसिबल हुआ है? ग्लोबलाइजेशन से हुआ है। फ्री मूवमेंट, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से फ्री मूवमेंट हमें देखने को मिली है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन ने एफिशिएंसी बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारी डायमेंशंस पे अगर हम देखें, बहुत से एंगल से एफिशिएंसी हमारी इकोनॉमी में, इनफैक्ट पूरी, मतलब वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी में एफिशिएंसी इंक्रीज़ की है इन वन वे और द अदर। लेकिन उसने कुछ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, ऐसी चुनौतियां भी खड़ी की हैं, जैसे कि ग्रोइंग टेंडेंसी टूवर्ड्स फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो लचीला हो गया है, रोज़गार, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट, और इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा ग्रो हुआ है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ी है। तो क्या हुआ है कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें हमें कमी देखने को मिली है, फॉर्मल सेक्टर में जो रोज़गार देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, उसमें कमी देखने को मिली है, और इनफॉर्मल सेक्टर में उसका इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। तो उसके क्या रीज़न्स हैं, हम उसके बारे में देखेंगे, राइट, जो कि हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज, कि ऑटोमेशन मतलब स्वचालन में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी देखने को मिली है उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में। कैसे कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी का जो बोलते ना हम, कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप लोग को पता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, पूरे वर्ल्ड के किसी ना किसी पार्ट में कोई ना कोई कंट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे वर्क करता है। तो जब एक कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम करे, उन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई, तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से फ्री मूवमेंट पॉसिबल हुआ है, तो वो फ्री मूवमेंट की वजह से वो टेक्नोलॉजी बाकी की कंट्रीज़ में भी आ पाई है, ठीक है। तो क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो काम है वो ज़्यादा, जैसे अब आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो जो काम वो मशीन्स करेंगी, मतलब जो काम आज इंसान करते हैं, आदमी करते हैं, वो काम मशीन्स करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाएगा, इंसान की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, हमें बहुत स्फीयर्स में अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हमें वहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगी, क्योंकि जो आदमी का काम है, जो इंसान आज काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स,
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वो टेक ओवर कर लेगी। तो वही हमें प्रॉब्लम ग्लोबलाइजेशन से यहाँ भी देखने को मिली है कि अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, तो वो अगर वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में हो रही है, किसी एक कंट्री में हो रही है, तो उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे भी जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो दूसरी कंट्रीज भी उसको एक्सेस कर पाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो फॉर्मल सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैन की ज़रूरत, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत वहाँ पे काम के लिए इतनी नहीं होगी। पहला रीज़न तो ये। नेक्स्ट रीज़न इज शिफ्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, कि एक शिफ्ट देखने को मिला है कि लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे लेबर की, लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी काम करने के लिए जिन उद्योगों में, अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अभी हमने ऑटोमेशन की बात की, इसी तरीके से जैसे इंडिया में सिर्फ 2% लेबर है जो स्किल्ड है। अब आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे कंप्यूटराइजेशन हुआ, पहले काम मैनुअल हुआ करता था, जब मैनुअल काम से कंप्यूटराइजेशन हुआ तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट में लोग थे वो ऐसे थे जिनको कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि लोगों में स्किल्स नहीं थी। तो इंडिया में ऐसी बहुत कम ऐसी लेबर है जो कि स्किल्ड है, और जब लेबर स्किल्ड नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से काम वो मांगता है। तो जब वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री उन उन उस लेबर को हायर करेगी, उन लोगों को हायर करेंगे जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए या काम करने के लिए स्किल्ड है। तो जो अनस्किल्ड वर्कफोर्स है, और हमारी इंडिया में मैक्सिमम ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो अनस्किल्ड है, तो जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट, उनका रोज़गार चला जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो कोई इनफॉर्मल सेक्टर में ही जॉब ढूंढेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी लाइवलीहुड चलानी है, उनको अपना जीवन चलाना है। सो इस तरीके से हमें फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होती हुई देखने को मिल रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एनकरेजेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ वर्क to the informal sector because of low wage and low cost of production in informal sector। अब क्या होता है कि जब फॉर्मल सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को कि एक पे ग्रेड होता है, पे स्केल होता है कि इसके अकॉर्डिंग इस लेवल के पर्सन को इतनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। उनके पे में जो भी उनको अलाउंसेस हैं, क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे, क्या सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे क्या है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ग्लोबलाइजेशन जब बढ़ा, इकोनॉमी ओपन हुई, तो ओपन इकोनॉमी में क्या हुआ कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कि उप अनुबंध को प्रोत्साहन मिली, कि काम को जो है कॉन्ट्रैक्ट पे देने लग गए, किनको, इनफॉर्मल सेक्टर को, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर काम करती है उनको कम वेजेस देने पड़ते थे। अगर मान लीजिए एक फॉर्मल सेक्टर है, वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अकाउंटिंग के लिए एक पर्सन को हायर किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा एक फॉर्मल सेक्टर में, तो उनको उस लेवल के लिए प्रॉपर सैलरी वहाँ पे उनको देनी पड़ेगी। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, वहाँ पे एक ऐसा कोई रिकॉर्ड या फिर ऐसा कोई सिस्टम मैकेनिज्म नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वहाँ पे उनको कम सैलरी देके, कम वेजेस देके भी काम करवाया जा सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे हमारी कम आएगी। इस तरीके से तो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है और फॉर्मल सेक्टर में जो काम हो सकता है वो काम कम किया जा रहा है, और वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, राइट। तो इसलिए क्या है कि जो पार्टिसिपेशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वो बढ़ रहा है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में, ना कि फॉर्मल सेक्टर में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ावा दिया, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, किसे, विच शिफ्टेड द एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम नॉन कॉम्पिटिटिव कंट्रीज टू मार्केट फेवर्ड इकोनॉमीज।
मतलब कि क्या हुआ, जैसे अब आप मानिए आपको अगर एक शॉप ओपन करनी है तो आप उसको एक ऐसे प्लेस पे ओपन करेंगे जहाँ सुनसान है, ज़्यादा कोई मतलब अ, बस्ती मतलब कोई बस नहीं रहा, वहाँ पे कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है, वहाँ पे करेंगे, या फिर आप एक मार्केट प्लेस पे करेंगे जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है मतलब आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट है, एक पब्लिक प्लेस है, कहाँ पे करेंगे हम? ऑब्वियसली एक मार्केट प्लेस पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे वो एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी इंस्टेड ऑफ दैट अलोन प्लेस, ठीक है, जहाँ पे किसी का जहाँ पे कहीं पे कम्युनिटीज़ देखने को नहीं मिलती, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बस रहे हैं या किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं है। तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो नॉन कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा उनको नहीं मिलती, कंपटीशन भी नहीं है, तो वहाँ से वो दूसरी ऐसी जगहों पे जाके सेट अपनी अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करवाना स्टार्ट करते हैं, जो मार्केट फेवर्ड इकोनॉमीज़ है, मतलब वहाँ पे उनका मार्केट कैप्चर ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा मार्केट को वो कैप्चर कर सकते हैं। तो क्या है, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उस तरीके से क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज़ हैं, वो शिफ्ट हुई हैं और वो एक ज़्यादा फ्लरिशिंग मार्केट की तरफ जाके सेटल हुई हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड थी या जो डेवलपिंग फेज़ पे थी कंट्रीज़, उनको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। और उनको, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज़ अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो सेटअप नहीं हुई, तो एक फॉर्मल सेक्टर अच्छे से सेटअप हो ही नहीं पाया, और जो वहाँ पे रन कर रहा था वो भी वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगहों पे चला गया, ठीक है। तो जैसे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो वियतनाम और लाओस में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनको वहाँ पे एक मार्केट शेयर अच्छा मिल रहा था, देखने को मिल रहा था, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिली, कि फॉर्मल सेक्टर में रोज़गार की कमी होती चली गई और इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता चला गया। अब ये जो इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ी है, इनफॉर्मल सेक्टर में रोज़गार बढ़ता हुआ देखने को मिला हमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, हम उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज लेस रेवेन्यू जनरेशन, कम राजस्व सृजन। सिंपल सी बात है, अभी हमने क्या बात की कि फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, एक पे स्केल होता है, पे बैंड होता है, ठीक है, कुछ अलाउंसेस परक्विजिट्स देने होते हैं, कुछ सर्विसेज डिफाइंड होती हैं जो देनी होती हैं, राइट। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम जैसे यहाँ पे एक इकोनॉमी की हम वो जो जब सर्कल की बात करते हैं, सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं, कि अगर मान लीजिए कि अगर एक पर्सन को, पर्सन एक्स है, एक्स पर्सन को अगर ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मतलब एक अच्छी सैलरी, अच्छी अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा तो मार्केट उठेगी, वो मार्केट उठेगी तो इकॉनमी भी उठती है, राइट। तो वो क्या होता है, वो एक सर्कुलर फ्लो, पैसा घूमना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पैसा ही कम आ रहा है तो क्या होगा कि वो शायद अपनी, लोग अपनी लाइवलीहुड को भी सस्टेन ना कर पाए, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उसको भी ना पूरा कर पाए, तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत कम होता है। अगर वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो क्या वो सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा तो उनको कम वेजेस दी जाएंगी, प्रोवाइड होंगी, कम सैलरी होगी, पुअर वर्किंग कंडीशंस होंगी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस कहीं पे नहीं जाएगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादा, उससे जो रेवेन्यू है वो हमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज लेस कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कीम्स की, सरकारी की जो नीतियाँ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं, उनकी बात करते हैं, जैसे कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से रिलेटेड हैं, सामाजिक सुरक्षा लाभों से जुड़ी हुई हैं, जो संबंधित हैं, वो सिर्फ
फॉर्मल सेक्टर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, फॉर्मल सेक्टर तक ही सीमित है, कि मतलब जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो स्कीम्स, वो फैसिलिटीज़, वो जो प्रोग्राम्स का बेनिफिट है वो उन्हीं लोगों को मिलता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं मिलता। इनफॉर्मल सेक्टर को वो स्कीम्स एक्सटेंड नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूज सेक्शन, जैसे हमने बात की कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम ऑफ द वर्कफोर्स अनस्किल्ड है, तो जब अनस्किल्ड है तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन जो है उनको ये स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और जब उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा तो उसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी है, अर्थव्यवस्था की जो दक्षता है वो कम हो रही है, एफिशिएंसी इकोनॉमी में कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी उससे। तो इस वजह से क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें उन पे देखने को मिलता है। और अगर अभी आपने देखा हो तो गाइस अभी इससे रिलेटेड भी बिल्स लाए गए हैं सरकार द्वारा अभी करंट में, जिन पे क्या बात की गई है कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस हैं, ठीक है, उनके लिए उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो ये जो स्कीम्स हैं वो एक्सटेंड की जाएंगी इनफॉर्मल सेक्टर पे भी, इनफॉर्मल सेक्टर पे भी वो लागू होंगी, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, राइट। तो ये हमने किसकी बात की कि इनफॉर्मलाइजेशन से क्या क्या प्रभाव हमें पड़ सकते हैं। तो इससे पता चलता है गाइस कि ग्लोबलाइजेशन से फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ी है, चारिकीकरण बढ़ा है, और उससे जो डेवलपमेंट है, कंट्री का जो विकास है उस पे हमें वो हमें हानिकारक, विकास में हानिकारक साबित हुआ है, हार्मफुल हमें प्रूव हुआ है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए, राइट। So, this much for this question, guys. I hope you all have liked this session. So, with this we end up this session here, guys. एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है guys, जिसमें आपके लिए डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और पीडीएफ्स भी दी जाती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइज, उसमें बेसिक से तैयारी वाला बैच है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका आपको वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं। और गाइस हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है मेंस आंसर राइटिंग बैच का, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे। और इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो बहुत अच्छा बैच है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइस। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।